नमस्ते बच्चों। आज मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में बोर्ड परीक्षा किस तरह से ली जाएगी, प्राचार्य महोदय ने उसके बारे में विस्तृत तरीके से हम टीचरों को समझाया और ये स्पष्ट हुआ है कि पूरा जो आपके अध्याय दिए हुए हैं 31 अध्याय दिए हुए हैं, ये मार्च तक कंप्लीट करने हैं और मिनिमम 2 से 3 अध्याय जो है वो 15 दिन के अंदर में पढ़ा के खत्म करना है और उस पर आपका टेस्ट होगा। एक बात इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप। नंबर 2 बात, मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको किताब में दी गई कठिन भाषा को सरल करके पढ़ा रहा हूं, तो प्रश्नों के उत्तर तो मैं तैयार करवा रहा हूं, किस तरह से लिखना है ये भी बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों को भी एक विशेष ध्यान रखना कि पेपर जो है आपके एंड्रॉइड फोन में एक ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और उस ऐप का नाम हम बता देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। उसमें आपको पेपर आएगा और पेपर कौन सा आएगा ये सुनिश्चित नहीं है। घर में आपने एक टेस्ट, हर विषय की टेस्ट कॉपी बनानी है। उसमें आपको 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 3 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आएंगे उन 2 या 3 अध्यायों में से। तो इस तरह से वो टेस्ट कॉपी आपको स्कूल में जमा करनी है, उसका मूल्यांकन होगा, आप वापस ले जा लेंगे, फिर आपकी पढ़ाई ऑनलाइन इसी तरह से चलेगी। तो यहां पर आपको विशेष ध्यान ये देना है कि जो लेसन मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, इनके प्रश्नोत्तर भी बताऊंगा, पॉइंट्स भी समझाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद आपको पूरी बुक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं और खाली स्थान भरो या जोड़ी जमाओ जो भी है, वो जरूरी नहीं कि पाठ के पुस्तक के पीछे में जो दिए हुए हैं उन्हीं में से आए। यह भी हो सकता है कि आपको पुस्तक के अंदर से आए। इसलिए आपकी बुक रीडिंग बहुत जरूरी है। आप घर में बहुत ध्यान से बुक रीडिंग करेंगे तो उससे आपको ये ज्ञान होगा कि क्या खाली स्थान में पूछ सकते हैं, क्या विकल्प में ये आ सकता है क्या, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तब। तो थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट में आपको काफी कुछ पढ़ा चुका हूं। अब आपको संभवतः निधि मैडम पढ़ाएंगी और 3 अध्याय तक के तो करवा ही दिया मैंने। तो अब अर्थशास्त्र पर विशेष ध्यान देना है अभी हमको, क्योंकि हम इसमें पीछे चल रहे हैं। तो 2, 3, 4, 5 रोज के अंदर में मैं आपको 2 या 3 अध्याय कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। अब यहां पर पहला ही अध्याय जो आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। देखो बच्चों, व्यष्टि ये शब्द थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अब सूक्ष्म का अर्थ तो आपको सबको मालूम होगा, सूक्ष्म माने छोटा, और वह समष्टि अर्थशास्त्र। अब ये समष्टि शब्द भी आपको कठिन लग रहा होगा। तो समष्टि का मतलब होता व्यापक, माने व्यापक, सूक्ष्म छोटा, व्यापक बड़ा। तो शब्द के अर्थ होंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे हम छोटा अर्थशास्त्र, बड़ा अर्थशास्त्र।
पाठ का नाम ही आपके समझ में आना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, बाद में हम आगे पढ़ेंगे इसमें। अर्थशास्त्र में जो इसके विश्लेषण को समझने के लिए दो दृष्टिकोण दिए गए हैं, दो बातें बताई गई हैं। एक तो हम अर्थशास्त्र को व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के माध्यम से समझ सकते हैं, और दूसरा अर्थशास्त्र को हम व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में समझ सकते हैं। दोनों का अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न है। अब हम सर्वप्रथम व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी विशिष्ट परिवार, किसी विशिष्ट उद्योग, फर्म, विशिष्ट उपभोक्ता, इनका अध्ययन होता है। अब बोले सर समझ में नहीं आया, आप जो बोल रहे हैं वो तो पुस्तक में भी लिखा हुआ है। तो सरल समझो, सरल शब्दों में समझिए आप इसे। विशिष्ट फर्म बोल रहा है, कहने का मतलब यह है कि कपड़े के बारे में बात कर रहा हूं, रेडीमेड कपड़ों के बारे में। तो रेडीमेड कपड़ों का जो उद्योग होगा उसकी केवल वहां पर चर्चा की जाएगी। विशिष्ट फर्म का अध्ययन हो रहा वहां, केवल कपड़ों का अध्ययन हो रहा है, सारे उद्योगों का अध्ययन नहीं हो रहा है। कपड़े बनाने वाली फर्मों का अध्ययन हो रहा है। विशिष्ट उपभोक्ता जो कपड़े खरीद कर यूज करते हैं, उसमें रुचि, फैशन, स्वभाव ये भी डिपेंड करता है। तो उन उपभोक्ताओं का अध्ययन किया जा रहा है। उपभोक्ता माने क्या? हम लोग जो उन कपड़ों को खरीदते हैं। तो कपड़े खरीदने वाले उपभोक्ताओं के बारे में बात की जा रही है। व्यक्तिगत परिवारों से यहां से एकल स्वामित्व में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी आपने व्यवसायिक इकाइयां देखी होंगी कि जो परिवार मिलकर चलाता है और करोड़ का व्यवसाय होता है, तो वो व्यक्तिगत परिवार हुआ। अब यदि वहां पर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। अब आपको बहुत आसानी से बात समझ में आई होगी। अब इसमें हम प्रोफेसर बोल्डिंग द्वारा दी गई परिभाषा को देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों एवं विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। अब मैंने जो बात बताई आपको वो इस परिभाषा में आधे से ज्यादा आपको मिल रही है। ठीक है। अब यहां पर और भी विद्वानों की परिभाषाएं दी हुई हैं, उन पर भी हमारे को ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर सुल्ज जो है वो कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग इकाई है, कपड़ा बनाने का आपका कारखाना है, तो आप कपड़े हैं, ये कपड़े का मूल्य प्लस इसमें लेबरिंग चार्ज, बनवाने का लेबरिंग चार्ज, प्लस जो भी इसमें सामान लगा है, बटन लगी है, चेन लगी है, वो प्लस एडवर्टाइजमेंट का पैसा, ये सब जोड़ने के बाद आप इस
वस्त्र का रेट निर्धारित करेंगे। तो कीमत यंत्र, मुख्य यंत्र जो है, इसका कीमत सिद्धांत है। तो स्वाभाविक है, एक व्यक्तिगत उद्योग जब किसी वस्तु का निर्माण करता है तो वो सारी लागत जोड़ने के बाद ये निर्धारित करता है कि उसको अपनी वस्तु कितने रुपए में मार्केट में बेचनी। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी और ये भी समझ में आया होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। इसके बाद आप देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं दी हुई है। अब 3 नंबर में या 4 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं बताइए। तो ये आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि ये प्रश्न जो है घुमा के भी पूछा जा सकता है आपसे। तो उसका भी ध्यान रखना है। वो व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं जो, विशेषताएं जो है, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें पहला दिया हुआ है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। मैंने इसके पहले भी जब व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बता रहा था तभी मैंने आपको क्लियर किया था। व्यक्तिगत इकाइयों का मतलब हुआ व्यक्तिगत वस्तु, उसकी कीमत, उसके उपभोक्ता, इनका अध्ययन होता है। सामूहिक इकाइयों का अध्ययन इसमें कभी भी नहीं किया जाता। यदि मान लीजिए आपके परिवार के बारे में लें तो आपके परिवार की आय, आपके परिवार का व्यय, आपके परिवार की बचत, इस पर ही अध्ययन किया जाएगा। अन्य सामूहिक समूहों का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता। छोटे भागों का अध्ययन, देखिए अर्थव्यवस्था बहुत विशाल है। भारत देश की अर्थव्यवस्था जब आप देखेंगे तो कितनी विशाल है। हमारे यहाँ सीमेंट उद्योग भी है, हमारे यहाँ कपड़ा उद्योग भी है, हमारे यहाँ कागज उद्योग भी है, लोहा इस्पात उद्योग भी है, कॉपर उद्योग भी है, कोयला उद्योग भी है, कागज उद्योग भी है, शक्कर उद्योग भी है, कितने सारे। तो यहां पर ये जो है अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भाग हैं। तो यहां पर यही बताना चाह रहा है वो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का ही अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कागज उद्योग या कोयला उद्योग। इसके बाद नंबर 3, पूर्ण रोजगार की मान्यता। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो आपको पूर्ण रोजगार का मतलब क्या है ये मालूम होना चाहिए। इसकी मान्यता का मतलब क्या होना चाहिए ये मालूम होना चाहिए। यहां पर आपको मैं बता दूं कि बहुत से अर्थशास्त्री ऐसे थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों में ये बात पहले से स्पष्ट कर दी थी कि आगे चल के दुनिया ऐसी तरक्की करती चली जाएगी कि दुनिया के सभी देशों में पूर्ण रोजगार की अवस्था आ जाएगी, कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। वो ऐसा मानकर चलते थे, इसलिए इसे कहा गया पूर्ण रोजगार की मान्यता। तो इसमें आपको बताना है, इतना लंबा चौड़ा नहीं बताना है, तो समझाने के लिए बताया। पूर्ण रोजगार की मान्यता 2 बिंदु डैश कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की मान्यता पर ही आधारित है। इसमें यह माना जाता है कि कालांतर माने आगे आने वाले समय में पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आप देखें कीमत सिद्धांत। अब कीमत सिद्धांत जो है उसमें यह बताया गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। प्रोफेसर सुल्ज ने भी ये भी कहा था
तो कहने का मतलब ये है कि प्रोफेसर सुलज यहां ये बताना चाहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही एक उद्योग अपनी लागत निकालकर कीमत का निर्धारण करता है। कीमत निर्धारण करते समय वहां बाजार की अन्य बातों का भी ध्यान रखता है। इतना ही लिखना है। बाजार की अन्य बातों का ध्यान रखता है तो भैया बाजार में कॉम्पिटिटर भी हैं आपके, एडवर्टाइजमेंट में भी कंपटीशन होगा। ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए फिर कीमत का निर्धारण होता है। तो इतना लंबा नहीं, मैंने जितना बोला उतना लिखिएगा। आपको बड़े आसानी से मेरी बात समझ में आई होगी। अब आप देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बताइए। अब इसी प्रश्न को घुमाकर देखिए आप। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का विशिष्ट योगदान होता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसी को घुमा के पूछ लिया गया। तो यहां पर आपको इसका ध्यान रखना है, इसके पहले भी बोला। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है इसके महत्व देखेंगे अब आप। तो पहला बताया है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक। अब आप पॉइंट को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक, तो इसमें आप बता सकते हैं कि यहां पर अभी मैंने आपको क्लियर किया कि हमारी भारत देश नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होती है, कितनी चीजों से मिलकर बनी होती है। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, अब लिखना कैसा है, माने आपको अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक, 2 बिंदु डैश। चूंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और यही छोटी छोटी इकाई मिलकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था बनती है। तो उस कठिन अर्थव्यवस्था को व्यष्टि अर्थशास्त्र से हम आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक। बड़ा लंबा पॉइंट हुआ। अब इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, निर्णय लेने में सहायक। थोड़ा सा इसको समझ लें। अब भी मैंने आपको बताया कि आपका मान लो ये वस्त्र उद्योग है, कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, रेडीमेड कपड़े आप बनाते हैं। तो यहां पर आपको उस उद्योग को चलाने के लिए हर कदम में निर्णय लेना पड़ेगा। मुझे कितना उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, एडवर्टाइजमेंट कैसी करनी है, कितना कच्चा माल खरीदना है। हर कदम में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो हमें सही डिसीजन लेने के लिए मार्ग दिखाता है। पॉइंट समझ में आया होगा आपको। अब लिखेंगे कैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसमें उद्योग या व्यवसाय के मालिकों को निर्णय लेने में अत्यंत आसानी होती है। ठीक है। अब इसके बाद पुस्तक में बहुत बड़ा दिया है, पढ़ना भी है आपको, ध्यान रखिए आप। ये तो मैं नोट्स लिखवा रहा हूं आपको, गाइड में भी नहीं मिलेंगे। इसके बाद है कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में
सहायक, पॉइंट ही कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक। विश्लेषण माने जांचना परखना। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, कीमत सिद्धांत, कहने का मतलब आप जिस वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं उस वस्तु के प्रोडक्शन में जो कीमत आपको निर्धारित करनी है या सेवाएं आप उत्पादित कर रहे हैं उसका कीमत निर्धारित करना है आपको, तो यह व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही संभव हो पाएगा। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो हमारी यहां पर मदद करता है, क्योंकि इसमें छोटे भागों का अध्ययन होता है। ठीक है। इसके बाद है आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक। अब देखिए, आप क्लास 11 से क्लास 12th में आए, हालांकि इकोनॉमिक्स आपने 9th-10th में भी पढ़ी, तो आपने बहुत से नियम पढ़े होंगे और नए नियम अभी आपको आगे आने वाले पाठों में मिलेगा। जैसे उपभोक्ता की बचत का नियम है, उत्पत्ति ह्रास नियम है, सम 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 सीमांत उपयोगिता नियम है, मांग का नियम है, पूर्ति का नियम है। बहुत सारे नियम या सिद्धांत बने हुए हैं अर्थशास्त्र में, जो आगे आने वाले अध्यायों में हमको पढ़ने को मिलेंगे। तो बोले साहब ये नियम बने कैसे? व्यष्टि अर्थशास्त्र की मदद से ही बने। अब छोटे से उदाहरण से आपको क्लियर करता हूं। मांग का नियम, बोले सर आज तक के नाम ही नहीं सुने हमने, देखे भी नहीं, लेकिन ये आपका भ्रम है। मांग के नियम से एक अनपढ़ व्यक्ति भी परिचित है। बोले सर कैसे? अरे ह्यूमन साइकोलॉजी देखिए आप, मनुष्य के सोचने का तरीका देखिए आप, कि एक व्यक्ति बाजार जाता है, टमाटर के रेट पूछता है कि टमाटर क्या भाव है। बेचने वाला बताता है साहब 80 रुपए किलो है। वो टमाटर खरीदते ही नहीं। फिर वही व्यक्ति कभी बाजार जाता है,